मिशन हरियाणा में जुटे केजरीवाल, गुड़गांव में किया रोड शो, योगेंद्र यादव का किया प्रचार, रेवाड़ी में काले झंडे से भी हुआ इस्तकबाल। पाकिस्तानी वकास समेत इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकी राजस्थान से गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद। और T20 वर्ल्ड कप में धोनी के धुरंधरों की आज गेल की टीम से टक्कर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगा पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में सियासी योग करते नजर आएंगे। थोड़ी देर में मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। योगासन बाबा रामदेव की ओर से आयोजित किया गया है। ये योग शिविर पिछले दोनों बीजेपी से बाबा रामदेव के फासले की खबरों के बाद बाबा रामदेव मोदी के साथ मंच साझा करने जा रहे हैं। तो रामदेव के साथ सियासी योग करते नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं रामलीला मैदान से सीधे। शैलेंद्र, क्या इस वक्त क्या प्लान है, कब तक पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, क्या पहुंच चुके हैं? और क्योंकि ये योग शिविर आयोजित किया गया है, इस पर इलेक्शन कमीशन की निगाह जरूर रहेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो योग शिविर में कहीं जो है इसको चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल न किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, चुनाव आयोग की नजर योग शिविर पे बिल्कुल रहेगी। मंच पर मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो है नरेंद्र मोदी के आने का थोड़ा सा समय है। नरेंद्र मोदी को आधा घंटा लगेगा। इस समय एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी, थोड़ी देर पहले ही नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और मंच पे इस समय बाबा रामदेव के साथ साथ मुरारी बापू भी मौजूद हैं, साथ ही बालकृष्ण मौजूद हैं। और पूरा का पूरा रामलीला मैदान, पंकज अगर मैं पीछे दिखाने की कोशिश करूं तो पूरा का पूरा रामलीला मैदान जो है वो खचाखच भरा हुआ है। इसमें बाबा रामदेव के समर्थक हैं जो कि योग महोत्सव के बहाने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। साथ ही क्योंकि आज 23 मार्च का दिन है तो जो शहीदी दिवस के रूप में भी इसको मनाया जा रहा है। तो पूरा के पूरा रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है। जब हमारी लोगों से बात हुई, जो आम जनता यहाँ पर आई हुई है, तो उनसे बात हुई कि हमने उनसे पूछा कि क्या आप बाबा रामदेव के कहने पर, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो समर्थक है पंकज वो बाबा रामदेव के समर्थक हैं और बाबा रामदेव के योग के समर्थक हैं, तो हमने उनसे पूछा क्या आप नरेंद्र मोदी को बाबा रामदेव के कहने पर वोट देंगे? तो उसमें से चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या महिलाएं हों, तो सभी इस माइंडसेट से तैयार थे कि हाँ, वो बाबा रामदेव जहां कहेंगे वो वहां वोट देंगे। तो कहीं न कहीं आपने सही कहा कि चुनाव आयोग की नजर इस पर बिल्कुल रहेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ पर पधार रहे हैं। जी पंकज। बिल्कुल शैलेंद्र, इस रामलीला मैदान से बाबा रामदेव की कुछ खट्टी यादें भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अभी कुछ दिनों पहले तल्ख तेवर थे बाबा रामदेव के। उन्होंने कहा था कि पीएम बनने की जल्दी है नरेंद्र मोदी को, और अब उन्हीं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि 30 उम्मीदवारों की एक लिस्ट सूत्रों के हवाले से खबर थी कि 30 उम्मीदवारों की एक ऐसी लिस्ट थी जिन्हें बाबा रामदेव ये चाहते थे, उनके पसंदीदा लोग थे, उनको वो टिकट चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को टिकट नहीं दिया। लेकिन बाबा रामदेव अंततः माने हैं, क्योंकि बाबा रामदेव ने कुछ इश्यूज हैं। मैं पीछे एक दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पीछे साफ साफ है, एक नारा पीछे दिया गया है, भ्रष्टाचार मिटाएं, देश को बचाएंगे। और दूसरी ठीक जो दूसरी तरफ है वो काला धन का मुद्दा है। यानी बाबा रामदेव और जो बीजेपी का मुद्दा रहा है, नरेंद्र मोदी का मुद्दा रहा है, वो दोनों इस मंच पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और जहां तक बात है बाबा रामदेव की नाराजगी की, तो बाबा रामदेव खुलकर कहते हुए बसते रहे कि वो नाराज हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो नाराज नहीं है, लेकिन जो उनके समर्थक थे, चाहे वो पाटलिपुत्र से उनके समर्थक थे, और यही कारण है कि हरिद्वार सीट पर उनका ज्यादा दबाव था कि वो रमेश पोखरियाल निशंक को टिकट दिया जाए, क्योंकि माना जा रहा था कि रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो बाबा रामदेव की पसंद है। उसके बाद बाबा रामदेव को राजनाथ सिंह ने फोन किया और पार्टी की जो हाईकमान है, बीजेपी के जो आला नेता हैं, उनसे बातचीत हुई बाबा रामदेव की। उसके बाद बाबा रामदेव इस बात पर सहमत हुए कि मोदी इस मंच पर पहुंचे, मोदी इस योग महोत्सव में पहुंचे, और बाबा रामदेव जो है वाराणसी में जो नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करेंगे। तो एक तरीके से ये बाबा रामदेव और नरेंद्र मोदी का आपस में एक तरीके की संधि है कि आप इस योग महोत्सव में पहुंचिए और
हम जो है आपके लिए वाराणसी में प्रचार करेंगे। जी पंकज। बिल्कुल शैलेंद्र, बालकृष्ण जो सहयोगी हैं रामदेव के वो भी जो है मंच पर नजर आ रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भ्रष्टाचार, कालाधन, ये मुद्दा पहले भी बाबा रामदेव उठाते आए हैं और बीजेपी भी इसी लाइन पर जो है इस वक्त काम कर रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इनको जो है मुद्दा बनाया गया बीजेपी की तरफ से। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बाबा रामदेव पर छत्तीसगढ़ इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया था कि जो इन्होंने बाबा रामदेव ने अपने शिविर के दौरान प्रचार किया है, उसका इस्तेमाल किया है बीजेपी के प्रचार के लिए, तो बीजेपी के खर्चे में जोड़ा जाए। तो अब यहाँ पर क्या आपको दिखता है, क्योंकि सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं प्रचार होगा, आपने कहा लोगों से भी बातचीत करी है, तो किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, बाबा रामदेव ने पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को पॉलिटिकल होने से कहीं भी बचाया है। अगर पूरी भीड़ में हम देखें तो कहीं भी आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे नहीं दिखेंगे। पतंजलि योगपीठ और भारत माता के झंडे आपको जरूर यहाँ तिरंगा जरूर लहराता हुआ दिखेगा, लेकिन इसको पूरी तरह से उन्होंने योग महोत्सव और शहीदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो इसलिए बाबा रामदेव ने पूरी तरह से ये कोशिश की है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर के अंदर घुस रहा था उन्हें भी रोका गया और इस पूरे के पूरे उत्सव को उन्होंने पॉलिटिकल होने से रोका है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब इस मंच पर आएंगे, पंकज, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव आयोग की नजर रहेगी और ये मंच पूरी तरह से पॉलिटिकल हो जाएगा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और वो भाषण देंगे और वो योग करते हुए नजर आएंगे। जी पंकज। बिल्कुल शैलेंद्र, योग करते हुए नजर आएंगे, बाबा रामदेव के साथ पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल जरूर इस योग शिविर में नजर आने लगेगा। शैलेंद्र, सवाल यहाँ पर एक और जो है अहम बनता है वो ये कि 4 आतंकी जो है पकड़े गए हैं और वकास भी उनमें है। ये बताया जा रहा है कि मोदी उनके निशाने पर थे, तो अब वहां पर जो है आप किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि इस पर जो है गृह मंत्री का भी बयान आ चुका है। बिल्कुल पंकज, बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से 4 आतंकियों की गिरफ्तारी की है दिल्ली पुलिस ने, और अगर देखा जाए तो सारी जितनी बिल्डिंगें यहाँ आसपास है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, क्योंकि जहाँ पर नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं वहाँ पर उनकी विशेष सिक्योरिटी का जो दस्ता होता है वो पहले ही पूरे के पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर देता है और वहाँ की चेकिंग करता है। तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल है उसके जवान भी तैनात हैं, साथ ही गुजरात पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं और जो आसपास की जो बड़ी बिल्डिंगें हैं, चाहे अगर पीछे का इलाका एनडीएमसी की यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग है और साथ ही एमसीडी की एक बड़ी बिल्डिंग है और जो भी सिनेमा हॉल है, जो भी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ पर जो है बाकायदा कमांडो तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर यह नजर रखी जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर पधारना है और आईबी पहले ही अलर्ट जारी कर चुकी है कि जो बड़े नेता हैं उन पर आतंकी खतरा है, इसलिए 4 आतंकियों की गिरफ्तारी बिल्कुल बहुत जरूरी भी है, क्योंकि पहले भी एक बार पटना की रैली में हमला हो चुका है और अब जो है ये काफी जरूरी है कि वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखी जाए। थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हर हर मोदी के नारे से द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद नाराज हो गए। इस बारे में उन्होंने संघ प्रमुख से शिकायत भी की है। शंकराचार्य ने हर हर मोदी पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य के मुताबिक वाराणसी के लोगों ने उनसे हर हर मोदी के नारे पर शिकायत की थी, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में संघ प्रमुख से बात की है। तो हर हर मोदी नारे से नाराज हैं शंकराचार्य। स्वामी स्वरूपानंद ने शिकायत की है जाके संघ प्रमुख से, कहा है कि ये नारा जो है उसके बारे में शिकायत करी है लोगों ने आकर। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है कारण भी लोग कयास लगा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से भी बताया जाता है कि नजदीकी है स्वरूपानंद की, लेकिन उन्होंने हालांकि जो है सीधे सीधे इशारा किया है। उन्होंने इशारा किया है और उन्होंने कहा है कि लोग उनके पास आए हैं हर हर मोदी के नारे पर जो है ऐतराज जताया है, क्योंकि हर हर महादेव जो नारा है उसको जोड़कर जो है शंकराचार्य देख रहे हैं। संघ प्रमुख से उन्होंने मुलाकात की और स्वामी स्वरूपानंद की आपत्ति के बाद बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये बीजेपी का नारा नहीं है, बल्कि बीजेपी का नारा अब की बार मोदी सरकार है। तो शंकराचार्य को जवाब दिया है। हालांकि संघ प्रमुख से मुलाकात की थी, लेकिन बीजेपी ने सीधे तौर पर जो है जवाब दिया, कहा है कि कुछ टीवी चैनलों पर ये नारा चल रहा है हर हर मोदी, लेकिन ये बीजेपी का नारा नहीं है और बीजेपी का नारा है अब की बार मोदी सरकार। और जो ये नारा है हर हर मोदी, ये पूरी तरह से गलत है, टीवी चैनलों पर चल रहा है, बीजेपी का औपचारिक बयान ये है।
और अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे अरुण जेटली ने खुद को बाहरी जताए जाने पर एतराज जताया। जेटली कांग्रेस उम्मीदवार और पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह को जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि अमृतसर से उनका पुराना नाता रहा है और अमृतसर का खून उनकी रगों में दौड़ता है। This is a complete irrelevant kind of a debate which the Congress candidate in Amritsar is raising. My ancestral roots are Amritsar and only Amritsar. I have said that it's the Amritsar blood in my veins. And still to use impolite language, you have nothing to do with the state or that you are a pseudo Punjabi. Well, I can't indulge in discourtesies. So I have asked Captain Saab to answer that question. And I think he should answer it. तो अरुण जेटली का जवाब आपने सुना, उन्होंने कहा है कि पुरखों का शहर है अमृतसर, उनके पुरखों का शहर है। अब आपको सुनवाते हैं कि अमरिंदर सिंह ने किस तरह जेटली को बाहरी उम्मीदवार बनाकर उन पर निशाना साधा था। क्या समझते हैं कि मिस्टर जेटली इनसाइडर है? वो तो लड़ा था एमएलए फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड ही हैज बीन सिटिंग इन दिल्ली ऑल द टाइम। उसको मालूम क्या है अमृतसर का? मैं तो 8 साल एज पीसीसी प्रेसिडेंट आई हैव बीन टू एवरी विलेज इन पंजाब। आई नो एवरीथिंग अबाउट माजा। मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मैंने करवाए हैं वहाँ। सो डज ही नो मोर अबाउट पंजाब और डू आई नो मोर अबाउट पंजाब? ये लोग ही देखेंगे ना अमृतसर वाले। तो अमरिंदर सिंह का बयान आपने सुना, सवाल उठा रहे हैं कि कौन पंजाब के बारे में ज्यादा जानता है, अरुण जेटली या फिर वो। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने आज मुंबई में लोगों को बोगस वोटिंग की सलाह दी है। उन्होंने बाहरी मजदूरों से कहा है कि उंगली का निशान मिटाकर 2 बार वोट डालें। उनका कहना था कि शरद पवार ने दूसरे राज्य के मजदूरों को बोगस वोटिंग की सलाह दी है। पवार ने मजदूरों को कहा कि पहले सतारा जाकर अपने उम्मीदवार को वोट दो और उंगली का निशान मिटाकर फिर मुंबई आओ और अपने उम्मीदवार को वोट दो। पवार ने यह भी कहा कि उंगली की स्याही मिटा देना, नहीं तो गड़बड़ होगी। तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन साफ गोई से इलेक्शन करवाने के लिए अलग अलग तरह के तरीके अपना रहा है। ईवीएम मशीन जो है इसी वजह से लाई गई थी, और एक तरफ हमारे राजनेता इस तरह की सलाह दे रहे हैं। किस तरफ राजनीति जा रही है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ब्रेकिंग में जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए लाइव इंडिया। केश के आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया है लंबा, काला और घना। केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। 543 28 लाख 81 करोड़ मोटा 72 टन और एक सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले राजस्थान से 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। इनमें 10 लाख का मोस्ट वांटेड आतंकी वकास शामिल है। दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने अलग अलग छापेमारी कर 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी एसएन श्रीवास्तव ने बताया है कि जयपुर से 2 आतंकी पकड़े गए हैं, जबकि जोधपुर से 1 आतंकी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मोस्ट वांटेड आतंकी वकास को अजमेर से पकड़ा गया है। वकास से पूछताछ के बाद तीनों की गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि यासीन भटकल और हड्डी से पूछताछ में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। वकास की जानकारी 21 मार्च को मिली थी। सभी आतंकियों को 10 दिन पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जो है बरामद की गई है। गिरफ्तार आतंकियों में से एक आतंकी आईएम का बड़ा चेहरा है। जियाउर रहमान और वकास जो है वो आतंकी है। कई बम धमाकों के आरोपी वकास पर 10 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। वकास इंडियन मुजाहिदीन के सह संस्थापक यासीन भटकल का खास है। अत्याधुनिक विस्फोटकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में माहिर वकास की 2010 की जामा मस्जिद गोलीबारी, 2010 वाराणसी बम विस्फोट, जुलाई 2011 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट, 2012 के पुणे विस्फोट और पिछले साल फरवरी में हैदराबाद में हुए दोहरे बम विस्फोटों में सक्रिय भूमिका जो है वकास की थी। दिल्ली स्पेशल सेल और अपने राजस्थान एटीएस की रिपोर्ट पर श्रीमान कमिश्नर साहब सचिन मित्तल साहब के दिशा निर्देश अनुसार एटीएस जोधपुर, दिल्ली पुलिस टीम और हमारी जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस टीम ने कार्रवाई की, जिसमें कि एक संदिग्ध को उठाया गया है और राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त पाया गया है। काफी मात्रा में उसके पास विस्फोटक सामग्री भी प्राप्त की गई है। आतंकवाद से अंकुश लगाने की दिशा में दिल्ली पुलिस स्पेशल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और एक इसे महत्वपूर्ण सफलता मिली, जबकि हमने जियाउर रहमान जिसका अलियास है वकास और उस नाम से अक्सर जाना जाता है, उसको हमने कल सुबह हमें पकड़ा। यह आतंकवादी पाकिस्तानी नेशनल है और ये अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर देश में कई जगहों पे आतंकवाद की घटनाएं किया है। इसके पकड़े जाने पर हमने इसकी पूछताछ की और पूछताछ से पता चला कि इसके 3 साथी जो राजस्थान में है, जोधपुर और जयपुर में, उनके साथ मिलकर ये आतंकवादी घटना रचना चाह रहा है। हमने उसके डिस्क्लोजर पे उसके 3 साथी मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद वकार अजहर को जयपुर से पकड़ा और साकिब अंसारी अलियास खालिद को जोधपुर से पकड़ा। इनके पकड़े जाने पर इनकी घर की सर्च ली गई और उनके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल, डिटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टाइमर आदि मिले। तो राजस्थान से पकड़े गए हैं 4 आतंकी। अजमेर से पकड़ा गया है वकास। आपको बताते हैं वकास आखिर है कौन। 10 लाख का इनामी जो है ये आतंकी है वकास। जियाउर रहमान उर्फ वकास इंडियन मुजाहिदीन का एक बड़ा आतंकी है। पाकिस्तान का नागरिक है। और वकास पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। अब वकास जो है पुलिस के शिकंजे में है। 10 दिन की हिरासत में भी भेज दिया गया है। चारों आतंकियों को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने में एक्सपर्ट है। वकास यासीन भटकल का साथी है। जामा मस्जिद, वाराणसी ब्लास्ट, झावेरी बाजार ब्लास्ट, हैदराबाद ब्लास्ट, इन सभी धमाकों में मोस्ट वांटेड है वकास। और अब वकास जो है सलाखों के पीछे है। वकास के अलावा 3 और आतंकी गिरफ्तार किए गए। 4 आतंकी राजस्थान से गिरफ्तार किए गए। आईएम का बड़ा चेहरा है वकास और गिरफ्तार कर लिया गया है।
गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि IM आतंकी वकास का पकड़ा जाना बड़ी सफलता है, इससे कई सुराग मिल सकते हैं। ये बड़ा सक्सेस है हमारा कि ये वकास बहुत टेररिस्ट केसेस में हमें चाहिए था, तो वो मिल गया है। बहुत क्रूशल लिंक होगा, हम आज नहीं बोल सकते, सभी चीजें नहीं बोल सकती है। ये मैं बार बार कहते रहा हूं कि कहीं ऐसी चीजें बोलने में इंटेलिजेंस पास होता है, उसमें दिक्कतें आती है, और भी हमें एक दो और मिलाने हैं, उसी रास्ते पर हम हैं। तो वकास का पकड़ा जाना देश के लिए एक बड़ी सफलता है, बता रहे थे सुशील कुमार शिंदे। गृहमंत्री सुशील शिंदे ने कहा है कि बीजेपी के PM पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को कोई खतरा नहीं है, मोदी की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। तो डेलीगेशन आ गया था हमारे पास बीजेपी का, उनको भी बोला कि बीजेपी के लोगों को कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, हम पूरा इंतजाम किए हुए हैं, बीजेपी के हो या चाहे सोशलिस्ट पार्टी के हो या चाहे BSP के हो या कांग्रेस के हो, जिनको जिनको थ्रेट है उनको हमने काफी सिक्योरिटी दे दी है। और बिहार के बाद, बिहार इंसिडेंट के बाद मोदी जी को मैंने खुद उसका अपग्रेड किया है इंसिडेंट से, मोदी को कोई डर नहीं है। तो मोदी को कोई खतरा नहीं है, ऐसा शिंदे कह रहे थे। जयपुर में जिस मकान में आतंकी किराए पर रहते थे, उसके मकान मालिक का कहना है कि 2 लड़के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और उन्हें पता नहीं था कि ये किस गतिविधि में लिप्त हैं। 4:15 बजे चैनल गेट खोल के एकदम 10-15 सिक्योरिटी के नाम से मेंबर आए थे। वो लोग ऊपर गए, ऊपर ये दोनों जो बच्चे रहते हैं उनको ट्रेस आउट किया, उनसे पूछताछ की। उसके बाद जितना जो सामान था उनका, किताबों का, बुक्स का, लैपटॉप, ये सब लेके चले गए। चौधरी अधिकारी ने मेरा नाम पता पूछा और फिर 3 ताले लाओ, 3 ताले दे दिए मैंने, वो लगा के चाबी थाने में रहेगी, फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो तब आपको दे देंगे। क्या करते थे वो बच्चे, कहाँ से आए थे, कौन थे, क्या राजस्थान के एक तो गंगापुर सिटी का रहने वाला, एक पाली का रहने वाला, और दोनों GIT कॉलेज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट BTech थे। और दाढ़ी रखी हुई थी, दोनों की दाढ़ी हो लिया और बिल्कुल इनोसेंट लगते थे। कोई 21-22 साल के लड़के। क्या नाम था? एक का निजामुद्दीन और एक का वकास। तो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके घर पर किराए पर रहते थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि ये कौन है। उन्हें पता था कि उनमें से 2 जो है इंजीनियरिंग के छात्र, हालांकि राजस्थान से 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। एक IM का बड़ा चेहरा है वकास। कट्टर हिंदुवादी संगठन माने जाने वाले श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतलिक ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुतलिक ने कर्नाटक बीजेपी दफ्तर में पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है। इस दौरान मुतलिक ने कहा है कि बीजेपी में शामिल होने का मकसद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक रुक है, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। के बाद आप सभी का स्वागत है। चुनाव आने वाले हैं, देश लोकतंत्र के सबसे बड़े जश्न की ओर बढ़ रहा है। लाइव इंडिया की पूरे देश से अपील है कि आप भी इस जश्न में शरीक हों, अपने सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करिए, चुनाव में जरूर वोट डालिए। लाइव इंडिया की मुहिम में देश के लाखों लोग जुड़ रहे हैं।
देश ले रहा है मतदान की शपथ। आप भी लीजिए। मैं ब्रिजमोहन, मैं वैसी जब सरकार चाहता हूँ जो भ्रष्टाचार मुक्त हो और जो हमारे देश का विकास, नौजवानों को रोजगार, देश में एकता बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हो। और उम्मीद करता हूँ भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अच्छा नेता आगे आए और देश का उद्धार करे। मैं शपथ लेता हूँ, मैं इस बार वोट जरूर करूंगा और अपने देश की जनता से भी, नौजवानों से, बड़े बुजुर्गों से, महिलाओं से, भाई बहनों से ये अपील करता हूँ वो भी अपने वोट का अधिकार करके इस देश की सरकार बनाने में अपना सहयोग दें। My name is S.F. Nair, I am retired deputy director। हमारे देश में बहुत गरीबी है और जिन नेताओं के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। इसका हिसाब होना चाहिए। तो इतने पैसे यदि गरीबों में लगाया जाए तो देश का बहुत बड़ा उद्धार हो सकता है। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने जो वोटिंग होगा था उसमें वोट जरूर डालेंगे और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें वोट जरूर डालें, क्योंकि हमारे वोट की बहुत बड़ी कीमत है। इससे जो है एक अच्छी सरकार बन सकती है और जो हमारे देश के लिए, हमारे गरीबों के लिए बहुत फायदा पहुंचा सकती है। हाय, मेरा नाम श्रुति है। इस बार इलेक्शन में सबको कास्ट लाइन्स को छोड़ के ये देख के वोट करना चाहिए कि कैंडिडेट क्या प्रॉमिसेस कर रहा है और क्या वो उन प्रॉमिसेस को पूरा कर पाएगा। एंड इंस्टेड ऑफ वोटिंग ऑन अपनी कम्युनिटी को देख के या कास्ट को देख के, आई थिंक गवर्नमेंट को एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब लोग एजुकेटेड होंगे तो ही वो जानेंगे कि किसको वोट करना चाहिए और क्या चल रहा है हमारे आसपास। मैं ये शपथ लेती हूँ कि इस बार मैं जरूर वोट करूंगी और आप सबसे आगे है कि आप भी जाके वोट करें। सीटें, 28 राज्य, 81 करोड़ वोटर, 72 दिन और एक सरकार। नाराज जसवंत का कड़ा बयान, मैं और मेरा बेटा बिकाऊ नहीं, कांग्रेस में शामिल होने से किया इनकार, बाड़मेर के निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, बेटे मनविंदर ने ली पार्टी से छुट्टी। जसवंत के बाद टिकट कटने से हरिन पाठक भी हुए बागी, कहा कार्यकर्ताओं की सलाह पर और लेंगे फैसले, बक्सर के पूर्व सांसद लालूमुनि चौबे भी नाराज। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात, हर हर मोदी नारे पर जताया विरोध, बीजेपी की सफाई,
हमारा नारा नहीं है हर हर मोदी। शरद पवार का विवादित बयान, प्रवासी कामगारों को दी वोटिंग की सलाह, कहा स्याही मिटाकर दोबारा दो। बाबा रामदेव के शिविर में कुछ देर बाद योग करते नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। दिल्ली के रामलीला मैदान में रामदेव का आज से योग शिविर।